कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोड फिर रैप पर खट खट है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम समझेंगे राइज ऑफ मगध को। हमने देखा था कि लेटर वैदिक एज में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हमारे भारत में हो रहे थे और इन्हीं सारे पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से महाजनपद आए। अब जब महाजनपद आए तो उनमें राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ। हर महाजनपद अपने एरिया को एक्सपैंड करना चाहता था और इसी कंपटीशन में सबसे आगे बढ़कर आया मगध। मगध में स्टार्टिंग में 3 मुख्य डायनेस्टीज ने रूल किया: हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। बट इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो फैक्टर्स बताना चाहती हूँ जिनकी वजह से मगध इतना राइज हो पाया। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीजंस फॉर राइज ऑफ मगध। मगध के उत्कर्ष के पीछे कुछ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एज वेल एज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर ये था कि मगध जो है गैंजेटिक प्लेन में सिचुएटेड था और मगध की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी पाटलिपुत्र, वो 3 नदी गंगा, गंडक और सोन के बीच में स्थित थी। अब भाई जब नदियाँ रहेंगी तो क्या फर्टाइल सॉइल होगी वहाँ पे। फर्टाइल सॉइल होने के कारण वहाँ की प्रोडक्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा अतिरिक्त होगी, सरप्लस प्रोडक्शन होगी। तो इस वजह से वहाँ पे अनाज का बहुत ही ज़्यादा भरमार थी। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर। मगध की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उनके पास घोड़े थे, हाथी थे, औजार थे, जिससे उसकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अलॉन्ग विद दैट राज्य को अच्छे से चलाने के लिए उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जोग्राफिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो मगध में छोटा नागपुर प्लेटू भी आता था। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि छोटा नागपुर प्लेटू में क्या मिलता था? आयरन। तो अगर आपने मेरा लेटर वैदिक एज का वीडियो देखा है तो आपको आयरन की इम्पॉर्टेंस आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप वो जाके देखिए। अब भाई आयरन जब आएगा तो हमारे पास एग्रीकल्चर के रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल मिलेगा, तो हमारा एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। और आयरन से हम क्या बना सकते हैं? हथियार। तो ऑब्वियसली उससे हमारी मिलिट्री को भी फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि मगध की एक और सिटी है राजगृह, और राजगृह है सराउंडेड किससे? पहाड़ों से। अब जब पहाड़ से हम सुरक्षित रहेंगे तो हमें दूसरों के हमले का चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब हमारे पास दूसरों के हमलों की कोई चिंता नहीं है तो हम अपने प्रशासन को अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, अब ये है मैप जो कि मगध को बताता है। अब यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं महाजनपद हैं जो आपको बाद में आपको काम आएंगे, तो समझ लीजिए। मद्र है जो कि पंजाब में है, यहाँ पर है कौशल, यहाँ पर है लिच्छवी, इधर है पाटलिपुत्र और उसके नीचे है राजगृह। उज्जैन में है अवंती और वाराणसी के पास है काशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध पे सबसे पहली डायनेस्टी जो आई वो थी हर्यंक डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 544 से 492 BC। अब हर्यंक डायनेस्टी के संस्थापक थे बिंबिसार। इनको श्रोनिक और सेनीय भी कहा जाता था। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये सबसे पहले राजा थे जिनके पास एक रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी थी। इससे पहले मैंने लेटर वैदिक एज में आपको बताया था कि आर्मी जो थी वो हमारे पास रेगुलर नहीं थी। जब वॉर होने रहते थे हम तभी नॉर्मल पीपल को सैनिक बना दिया करते थे। बट बिंबिसार थे जिनके पास एक रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, क्या थी उनके पास? स्टैंडिंग आर्मी। और इनके 2 नाम कौन से थे? श्रोनिक और सेनीय। बिंबिसार जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन से राजा थे, तो आंसर क्या होगा? बिंबिसार। बिंबिसार जो थे वो पहले राजा थे जो कि शादी करके, विवाह करके अपनी टेरिटरी को बढ़ाते थे, जिन्होंने सबसे पहले शादी को एक मार्ग बनाया था अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का।
इसके पहले किसी भी राजा ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस की बात करें तो मेजरली बिंबिसार की 3 बीवियां थीं। सबसे पहली है महाकौशल, जो कि कौशल राज की राजकुमारी थी और प्रसेनजित की बहन थी। प्रसेनजित की बहन थी महाकौशल। अब जब महाकौशल से उन्होंने शादी करी तो उनको काशी दहेज में मिल गया। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि पहली शादी में उन्हें दहेज में क्या मिला था, तो वो था काशी। दूसरा विवाह उनका हुआ चेलना से, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। चेलना कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की। और तीसरा विवाह उनका हुआ खेमा से, जो कि मध्य देश की राजकुमारी थी। मद्र मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर है, पंजाब में। फिर से देख लीजिए, ये रहा मद्र, ये रहा कौशल और ये रहा लिच्छवी। इसलिए कहा था, मैप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बिंबिसार ने अंग को कॉन्कर कर लिया था। अंग पे उस समय राजा थे ब्रह्मदत्त। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जिस समय बिंबिसार ने अंग को जीता तो राजा कौन थे, तो जवाब क्या है? ब्रह्मदत्त। बिंबिसार ने राजगृह नाम की एक सिटी बसाई थी और बाद में उसी राजगृह को कैपिटल बना दिया था मगध का। तो याद रखिएगा, बिंबिसार के समय मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह थी। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बिंबिसार के जो राज में एक राजवैद्य हुआ करता था जिसका नाम था जीवक। जीवक को बिंबिसार ने बुद्ध के पास भेजा था जब बुद्ध बीमार पड़ गए थे, और उसी जीवक को प्रद्योत के पास भेजा था जब प्रद्योत को जॉइंडिस हो गया था। प्रद्योत उज्जैन के राजा थे। जब प्रद्योत को जॉइंडिस हो गया था तो किसको भेजा था? जीवक को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही मैंने मेंशन किए हैं, तो किसी को भी मिस मत करिएगा। ओके, अब हम आते हैं अजातशत्रु पर। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पे बैठा था और उनको कुनिक नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु ने वैशाली और कोसला पर आक्रमण कर दिया था। आपको याद होना चाहिए, ये कोसल कौन थी? उन्हीं की माँ का मामा का प्रदेश था। कौन सा? कौशल। उसी पे आक्रमण कर दिया था। दूसरा इम्पोर्टेंट आक्रमण इनका था वज्जी पर। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वज्जी को पाना चाहते थे अजातशत्रु, पर 16 साल के लंबे युद्ध के बाद भी वो वज्जी को नहीं जीत पाए थे। अंत में उन्होंने चाल से वज्जी को अपने मगध साम्राज्य में मिलाया था। अब ऐसे कौन से 3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से वज्जी उनके राज्य में मिल पाया था? सबसे पहले थे सुनिध और वत्साकर। ये 2 मंत्री थे अजातशत्रु के, जिन्होंने वज्जी की प्रजा में आपस में ही लड़ाई करवा दी थी। तो वो 2 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर कौन थे? सुनिध और वत्साकर। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो कि वज्जी के कॉन्कर में हेल्प किया, वो था रथमूसल, और तीसरा था महाशिला कंठक। अब जूम करके अगर मैं आपको बताऊं तो रथमूसल और महाशिला कंठक बेसिकली 2 वॉर इक्विपमेंट्स थे जिनका मदद ली थी किसने? अजातशत्रु ने। रथमूसल जो है वो एक रथ होता है जिसके आगे एक ब्लेड टाइप की जो है कनेक्टेड रहती है, और जहाँ जहाँ वो रथ जाएगा वो ब्लेड पूरे वहाँ जो भी सामने आएगा उसको काटती हुई आगे चली जाएगी। ये इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट नहीं इक्विपमेंट, हमने बाहुबली 1 मूवी में भी देखा होगा। सबने देखी है भाई, तो आपने उसे चलता हुआ बाहुबली 1 में देखा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा है महाशिला कंठक। ये एक ऐसा इक्विपमेंट रहता है जहाँ पे यहाँ पे पत्थर रख देते हैं और वो पत्थर फिर हम किसी अपने एनिमी पे फेंक सकते हैं। आई होप इन पिक्चर्स के माध्यम से आप समझ गए होंगे ये दोनों इक्विपमेंट्स कौन से हैं। नाम याद रखिएगा, रथमूसल और महाशिला कंठक। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अजातशत्रु के काल में ही बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? जब मगध का राजा अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी राजगृह में।
अगर आपने मेरा बुद्धिज़्म का लेक्चर देखा है तो मैंने काउंसिल्स को उसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो जाके देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि राजगृह में वो कौन सी केव थी जिसमें पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। मैंने आपको बताया है डिटेल में, एक पर्टिकुलर केव थी जिसमें ये काउंसिल जो है वो हुई थी, और उसके चेयरमैन कौन थे ये भी बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राजा बने उदयन। उदयन के बारे में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ एक ही है कि उन्होंने पाटलिपुत्र सिटी को बनाया था, और ये फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र सिटी को किसने बसाया था? जवाब है उदयन ने, और पाटलिपुत्र को ही उन्होंने मगध की कैपिटल बना लिया था। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से राजा के समय कौन सी मगध की कैपिटल थी। और उदयन के समय मगध राज हिमालय से छोटा नागपुर प्लेटू तक विस्तृत था। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी पे, जो कि है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 412 से 344 BC तक। शिशुनाग डायनेस्टी में के संस्थापक कौन है? शिशुनाग। उन्होंने नाग दशक को रिप्लेस किया था। अब जो नाग दशक जो थे वो बिल्कुल ही अच्छे राजा नहीं थे, जनता उनसे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी, और इन्हीं नाग दशक के अमात्य कौन थे? शिशुनाग। अमात्य का मतलब होता है मिनिस्टर, तो शिशुनाग वॉज बेसिकली मिनिस्टर ऑफ नाग दशक। तो शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके लिए ये है कि शिशुनाग ने ही अवंती को मर्ज कर दिया था मगध के किंगडम में। यह आप देख सकते हैं, उज्जैन में कौन था? अवंती। आपको याद होगा मैंने आपको बिंबिसार के समय क्या बताया था? प्रद्योत राजा थे जिनके लिए जीवक को भेजा था। आई होप आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो अवंती को इन्होंने मगध में मिला लिया था। शिशुनाग ने मगध की कैपिटल बनाई थी वैशाली को। याद रखिएगा, किसको बनाई थी कैपिटल? वैशाली को। आगे बढ़ते हैं, ये रहा मैप में वैशाली। ठीक है, अब शिशुनाग के बाद आया कालाशोक। कालाशोक का दूसरा नाम काकवर्ण भी था, और कालाशोक ने दोबारा से कैपिटल किसको बना लिया? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र किसने फाइंड की थी? उदयन ने। याद रखिए, हर फैक्ट को इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तभी आपको याद रह पाएगा। ठीक है, और कालाशोक के काल में ही सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में। कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी। अगेन ये मैंने बुद्धिज़्म वाले लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया है। अब शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे वो थे नंदीवर्धन, या जिसको महानंदिन भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेगा, शिशुनाग वंश के लास्ट रूलर कौन थे? नंदीवर्धन। ठीक है, अब उसके बाद आए नंद वंश। नंद वंश का टाइम था 344 से 323 BC तक। इस डायनेस्टी में 9 किंग्स ने रूल किया, जिसकी वजह से इन्हें नवनंद भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नवनंद जो है वो कौन सी डायनेस्टी को कहा जाता है, तो वो है नंद डायनेस्टी। आप मैप में देख सकते हैं कि कितना टेरिटरी एक्सपैंड हो गई थी नंद डायनेस्टी के समय में। अब किस राजा के बदौलत इनकी टेरिटरी इतनी बड़ी हो गई थी, एम्पायर इतना विस्तृत हो गया था? वो थे महापद्मानंद। महापद्मानंद एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल राजा थे। इनफैक्ट इनको पुराणों में दूसरे परशुराम का सेकेंड रूप भी कहा गया है। परशुराम का सेकेंड रूप कहा गया है किसको? महापद्मानंद को। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और इनको 2 नामों से जाना जाता है, शर्वशतरंगी और उग्रसेन। शर्वशतरंगी मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रिय, और उग्रसेन का मतलब होता है ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, जिसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी हो।
अब उस समय के राजा क्या करते थे, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए वो उपाधियां ग्रहण करते थे। महापद्मानंद ने भी सेम चीज़ करी और उनकी उपाधि थी एकराट। एकराट का मतलब है सोल मोनार्क, मतलब एकमात्र सम्राट। ठीक है, ये सबसे पहले एम्पायर बिल्डर थे इंडियन हिस्ट्री में, सबसे पहले एम्पायर बिल्डर थे। अब इनके लिए याद करने की ज़रूरत ये है कि महापद्मानंद ने कलिंग को जीत लिया था। कलिंग का नाम आपको मौर्यन एम्पायर में भी पढ़ने को मिलेगा जब मैं आपको अशोक पढ़ाऊंगी। तो महापद्मानंद ने कलिंग को जीत लिया था और वहाँ पर नहरें खुदवाई थीं। क्या खुदवाई थी? नहरें खुदवाई थीं। इस बात का उल्लेख हमें मिला है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल कलिंग के राजा थे और उन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख, आप ये फ़ोटो देख सकते हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की, इस पे उन्होंने उल्लेख किया था कि महापद्मानंद ने कलिंग में नहरें खुदवाईं। अब महापद्मानंद ने कलिंग को जीतने के बाद वहाँ से जिनसेन का स्टैचू, जो कि एक जैन स्टैचू था, उसको कलिंग से कहाँ ले आए थे? मगध। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जिनसेन का स्टैचू मगध कौन लाया था? तो वो कौन थे? महापद्मानंद। महापद्मानंद के बाद 8 और राजाओं ने रूल किया। उनका हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर लास्ट रूलर के बारे में हम जानते हैं जो कि था धनानंद। धनानंद जो था वो बेहद ही क्रूअल व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा कठोर राजा था और उससे उसकी प्रजा बिल्कुल भी संतुष्ट और खुश नहीं थी। धनानंद जो था वो अलेक्जेंडर का कंटेम्प्रेरी था। मेरा नेक्स्ट वीडियो अलेक्जेंडर के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें मैं बताऊंगी कि अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था और किस तरह से उसने नॉर्थ वेस्ट पर अटैक किया था। भाई अलेक्जेंडर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग था और मुझे तो उसकी स्टोरी बहुत पसंद आती है। अगले वीडियो में आपको भी सुनाऊंगी मैं, बने रहिएगा मेरे साथ। तो अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट में अटैक किया था 325 BC में, और वही अलेक्जेंडर किसके समकालीन था? धनानंद के। ठीक है, अब धनानंद के बारे में ये बात है कि एक बार कौटिल्य जब उनके सभा में आए थे तो उन्होंने कौटिल्य की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की थी। भाई कौटिल्य को तो आप जानते ही होंगे। तो कौटिल्य की जब बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी थी तो वो चले गए थे सभा को छोड़कर, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने खुद ट्रेन किया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी तो उन्होंने धनानंद की मृत्यु कर दी थी और खुद मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। किसका बदला लेने के लिए? कौटिल्य का बदला लेने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि धनानंद का चीफ मिनिस्टर का नाम था सकदाल। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन था, तो कौन था? सकदाल। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। वो क्या है ना कि जब आप लाइक करते हैं ना तो मोटिवेशन बना रहता है, और अगले वीडियो में दुगनी एनर्जी के साथ मैं आती हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलेंगे आगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।